हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कोड बाय आरिफ में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पाइथन में ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर हम उसके बाद इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी 6 तरह के ऑपरेटर्स हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जिस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से आप पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑपरेटर के बारे में। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है कि दो वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट फंक्शन का, में क्या लिखा है 3+4। तो 3+4 आपको मालूम है क्या होगा, 7 होगा। तो आउटपुट में आपको 7 मिल गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है। तो अब हम दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके नहीं लेते, 8 - 2। 8 - 2 क्या होगा, हमारा 6 होगा। तो आउटपुट में हमारा 6 मिल गया। इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम करता है। हमारा क्या मिल गया, 12। इसी तरीके से ये है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन 7 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको आउटपुट में ये मिल गया। और हम बात कर लेते हैं एक हमारा स्पेशल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 7 को जब डिवाइड किया 3 से, तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 2.3333 समथिंग मिला। लेकिन जब आप इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको 2.3333 के अलावा 2.333 नाम मिलके आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर उसको हटा देता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही आपको आउटपुट में देता है। चलिए हम इस वाले फंक्शन को चला के देखते हैं। तो जैसे 7 इंटीजर डिवीजन 3, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, तो हमको आउटपुट में ये वैल्यू ना मिलकर सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर क्या सिर्फ हमको इंटीजर आउटपुट में ही देता है। तो ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। तो देखिए हमको सिर्फ 2 आउटपुट में मिला। अब मान लीजिए हम कर रहे हैं 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 इंटीजर डिवीजन 2 जब हमने किया तो हमारा आंसर वैसे तो 2.5 आना चाहिए डिवाइड करने पे। लेकिन इंटीजर डिवीजन क्या करेगा, सिर्फ हमको इंटीजर वैल्यू ही शो करेगा। तो हमको सिर्फ क्या आउटपुट में देगा, 2 देगा। हमने रन किया तो हमको क्या मिला, 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। आखिर मॉडुलो ऑपरेटर क्या काम करता है। तो जब हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है, तो ये मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है कि हमें रिमाइंडर देता है। जैसे हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने 11 को डिवाइड किया 3 से, आपने 11 को मॉडुलो किया 3 से। तो जब आप 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या करेगा कि जब आप 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। हम इसको रन करके देखते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर में 2 मिलता है तो ये मॉडुलो ऑपरेटर हमारा सही काम कर रहा है। तो रिमाइंडर में हमको क्या मिला, 2। ये मॉडुलो ऑपरेटर हमारा सही से काम कर रहा है। अब मान लीजिए हम 8 को मॉडुलस कर लेते हैं 3 से। तो अगर 8 को हम मॉडुलो करेंगे 3 से तो हमको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, अभी भी हमको 2 ही मिलेगा। रन करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए हम 5 मॉडुलो 2 करते हैं। तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा। चेक कर लेते हैं, तो 1 आ रहा है। अब मान लीजिए हम करते हैं 6 मॉडुलो 2। अब रिमाइंडर में क्या बचेगा, रिमाइंडर में हमारे 0 बचेगा। तो रन करके देख लेते हैं, तो हमारा क्या बच रहा है, 0। ठीक है, ये
बहुत ही इजी है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। अब एक स्पेशल ऑपरेटर होता है हमारे पाइथन में, पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर हम किस तरीके से देखते हैं, ए स्टार स्टार बी। इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर, ए की पावर क्या होता है, बी। ए स्टार स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए की पावर बी। ए की पावर मान लीजिए 2 स्टार स्टार 3 लिखा है, तो 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। अब मान लीजिए जैसे ये 2 स्टार स्टार 3 लिखा हुआ है, हम इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मान लीजिए हमने लिखा 3 स्टार 3 लिखा, तो हमारा क्या आउटपुट में आना चाहिए, 3 की पावर 3 का 27। हम यहाँ पे करेंगे, हमारा क्या आउटपुट में आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर डन हो गया है, अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे, तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की एक खास बात है कि उसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। अगर हमारी कंडीशन ये जो है ये अगर ट्रू होगी तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक वैल्यू है, मान लीजिए 3 मोर देन 5 है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब मान लीजिए 3 मोर देन 2 है, अब ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से लेस देन देख लेते हैं, 3 लेस देन 2 है, तो आउटपुट में हमें इसमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए, तो हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स। अब मान लीजिए इसी को हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे कर लेते हैं 3, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, हम इसको जब रन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मोर देन इक्वल टू होता है। अब जैसे ये कंडीशन है इसमें क्या है, 4 4 के बराबर है, मोर देन इक्वल टू में क्या होगा, या तो वो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम हो, या तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो। सिंपल बात, मोर देन इक्वल टू में क्या होगा, अगर ये वैल्यू या तो सेम है तो ट्रू आएगा, या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो ट्रू आएगा। हम इसको रन करके देखते हैं तभी ट्रू आएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो 5 तो 4 से बड़ी है, तो ये वैल्यू, ये चीज ट्रू है, तो भी हमारा ट्रू आएगा। अब मान लीजिए हम लिख देते 3, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अब हम आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू। हमारा आउटपुट में ट्रू आ रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये कंडीशन हमारी क्या ट्रू है, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो ये क्या है, हमारी कंडीशन फॉल्स है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन का काम करता है कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर 3 और 4 आपस में बराबर होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर ये ए वैल्यू और बी वैल्यू आपस में बराबर होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। अगर बराबर नहीं होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। अभी क्या है, 3 और 4 बराबर नहीं है, तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। सही बात है, हमें फॉल्स मिल रहा है। अब मान लीजिए 3 की जगह हमने लिख दिया 4, अगर अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो आउटपुट में क्या मिला, ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, अगर ए बी के बराबर होगा तो आंसर में हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। मतलब अगर ए वैल्यू बराबर होगी बी वैल्यू से तो हमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर ए वैल्यू बराबर नहीं होगी बी वैल्यू से, बी वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। अभी क्या है, ए वैल्यू बी वैल्यू के बराबर है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। हम रन करते हैं, हमें मिला फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, ए वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब ए वैल्यू
और बी वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू। तो हमको ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। तो आपने इससे पहले 12th के अंदर आपने फिजिक्स में ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट। और आपने ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ाया जाता है ये ऑपरेटर। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। हम अपने पेन टैब को ओपन कर लेते हैं एक बार। ये हमारा पेन टैब ओपन हो गया। हाँ, ये हमारा पेन टैब ओपन हो गया। अब हम देख लेते हैं। तो आखिर एंड ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम करता है, आप उसको देखिए। क्लोज कर लेते हैं, कर लेते हैं, देखिए ये हो गया हमारा क्लोज। अब हमारा एंड, काम कलर कर लेते हैं इसको। अब एंड ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम करता है, जैसे अगर मान लीजिए एक ए वैल्यू है, एक बी वैल्यू है, अगर हम दोनों में 0 0 देंगे तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमको आउटपुट में 0 देगा। अगर हम एक 0 देंगे, एक 1 देंगे, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमको आउटपुट में 0 देगा। अगर एक 1 देंगे और अगला 0 देंगे, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमको आउटपुट में 0 देगा। जब हम दोनों वैल्यू 1 देंगे, क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू 1 देंगे तो आउटपुट में हमको तभी 1 मिलेगा। इससे एक बात क्या क्लियर हो गई कि जब हमको कोई भी एक वैल्यू 0 मिलती है तो हमारे आउटपुट में क्या आता है, 0 आता है। जब हमें दोनों वैल्यू 1 मिलती है तो आउटपुट में क्या आता है, 1 आता है। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, जब वो यहाँ चेक करने आएगा, प्रोग्राम किस तरीके से चेक होता है। तो मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ एंड लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। हम देखते हैं। तो सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, वो अंदर आएगा। कंपाइलर पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो अंदर आएगा, वो देखेगा यहाँ क्या है, 0। उसको क्या मालूम है कि अगर हमको शुरुआत में 0 मिल गया तो हमें आउटपुट को क्या देना है, 0। तो वो क्या यहाँ पे देखेगा, आगे जाएगा ही, यहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ वो इसको देख के आउटपुट में क्या दे देगा, 0। ठीक है। अब मान लीजिए शुरुआत में 1 है, एंड में 0 है, ठीक है। अब वो आगे बढ़ा और उसने देखा शुरुआत में क्या है, 1। उसने सोचा कि देख लेता हूँ कहीं आगे अगर 0 हुआ तो आउटपुट को 0 देना पड़ेगा, और अगर आगे 1 हुआ तो आउटपुट में हमको 1 देना पड़ेगा। अब वो इसके आगे जाएगा और इसको भी देखेगा क्या है एंड में, 0। तो वो क्या दे देगा आगे आउटपुट में, 0। अब मान लीजिए 1 है और एंड यहाँ पे भी 1 है। उसने चेक किया कि स्टार्टिंग में 1, चलो हम आगे भी देख लेते हैं, कहीं आगे 0 मिल गया तो आगे भी उसको 1 मिल गया, तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया, 1। इतनी बात क्लियर है कि अगर स्टार्टिंग में उसको 0 मिल गया तो वो आगे चेक करने नहीं जाएगा एंड ऑपरेटर में, और अगर स्टार्टिंग में 1 मिल गया तो वो आगे चेक करने जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे अब हम देखते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे हम ये देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है 4, वाइट है, हमने कर लिया ब्लैक। यहाँ पे जैसे लिखा 4 एंड 0। तो आप एक बात को समझिए कि प्रोग्राम जो हमारा इंटरप्रेटर है, वो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है इंटीजर वैल्यू को हमेशा ट्रू मानता है। वो क्या कहता है कि जो इंटीजर वैल्यू होती है पाइथन में, वो हमेशा ट्रू होती है। सिर्फ 0 जो होता है वही हमेशा, वही हमारा फॉल्स माना जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये क्या है, हमारी एक ट्रू वैल्यू है। तो पाइथन ने देखा ये तो ट्रू वैल्यू है, तो हम ये तो मतलब ये हम कंसिडर करेंगे कि ये 1 है, कि मतलब ये ट्रू वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको आगे चेक करना पड़ेगा। तो वो आगे जाएगा चेक करने के लिए, उसको क्या मिल जाएगा, एक फॉल्स वैल्यू मतलब 0 मिल जाएगा। आउटपुट में क्या दे देगा, वो 0। इसको भी हम चेक करेंगे। अब मान लीजिए इसको स्टार्टिंग में 0 मिल गया, फिर एंड लिखा है और फिर कोई ट्रू वैल्यू है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 मान लिया। अब पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में आएगा, वो देखेगा अरे ये तो 0 है स्टार्टिंग में, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या दे दूंगा, 0। ये चीज क्लियर है, ठीक है।
अब मान लीजिए स्टार्टिंग में आ गया 23 आ गया, मान लीजिए तो 23 की इंटीजर वैल्यू है, तो वो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो क्या है, इसको कंसीडर करेगा वो ट्रू, और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसके आगे मान लीजिए 10 है, तो वो क्या देखेगा, अरे ये तो ट्रू वैल्यू है, मुझे आगे चेक करना पड़ेगा, वो आगे जाएगा चेक करने के लिए और यहाँ पे चेक करेगा, तो इसको यहाँ भी ट्रू मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक आउटपुट देगा। अब यहाँ क्या आउटपुट देगा ये हमको सोचना है। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है। पाइथन क्या है, आउटपुट में 0 1 सिर्फ नहीं देता है, ये 0 क्यों दे रहा था अभी हम देखते हैं, और ये 0 क्यों दे रहा था ये भी देखते हैं। चलिए तो हम आ जाते हैं कोड पे। ये जो 4 0 वाला है इसको हम पहले रन करते हैं, आउटपुट में क्या मिला 0। अब मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं 5 और इसको हम रन करते हैं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको 0। अब हम आगे लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं 23 और यहाँ लिखते हैं 10। अब आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा आउटपुट में हमको 1 मिलना चाहिए, लेकिन 1 तो है रॉन्ग, तो जैसा मैंने बताया। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ आउटपुट में क्या मिल रहा है 10। तो एक बात समझिए कि पाइथन क्या करता है, अगर उसको स्टार्टिंग में फॉल्स वैल्यू मिल गई, एंड ऑपरेटर में अगर उसको स्टार्टिंग में फॉल्स वैल्यू मिल गई, तो वो उस ही वैल्यू को प्रिंट कर देता है। बात समझ आई? अगर उसको स्टार्टिंग में ट्रू वैल्यू मिल गई तो वो आगे जाएगा और जो भी इसको वैल्यू वो मिले या फॉल्स को उसको उठा के प्रिंट कर देगा। ये जो जीरो प्रिंट कर रहा है वो ट्रू जीरो या फॉल्स जीरो, फॉल्स जीरो नहीं है, तो ये जीरो उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है, तो ये जीरो उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। अब जैसे वो यहाँ आया उसको क्या मिला ट्रू वैल्यू, तो उसने कहा मैं आगे चेक कर लेता हूँ, तो उसने जब इसको चेक किया तो उसको यहाँ पे भी मिला ट्रू वैल्यू, तो उसने क्या किया इसको उठा के प्रिंट कर दिया। इसकी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। एक बार और समझ लीजिए, अगर स्टार्टिंग में 0 हुआ फॉल्स वैल्यू को तो 0 आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई इंटीजर वैल्यू हुई तो एंड, तो वो क्या करेगा आगे चेक करने के लिए जाएगा और जो एंड में वैल्यू होगी, जब तो 0 हो या कोई इंटीजर वैल्यू हो कुछ भी हो, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं और ऑपरेटर। सेम हमारा और ऑपरेटर भी इसी तरीके से काम करता है। और ऑपरेटर क्या करता है कि मान लीजिए कि हमारा 4 और 0 लिखा है, और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर स्टार्टिंग में ट्रू वैल्यू मिल गई मान लीजिए, तो वो आगे चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई। ट्रुथ टेबल एक बार हम देख लेते हैं पहले तो इसका। मान लीजिए आपको अगर 0 0 मिला वो 0 आएगा, अगर 1 0 मिला तो 1 आएगा, अगर 0 1 मिला तो भी 1 आएगा, अगर 1 1 मिला तो भी इसका 1 आएगा। तो एक बात आप इसको इससे देख के समझ में आ रही है कि अगर 1 हमको मिल जाता है तो हमारा आउटपुट डायरेक्ट 1 आता है, लेकिन अगर हमको 0 मिलता है, 0 0 दोनों मिलता है तो आउटपुट हमारा 0 आता है। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग में 0 है और ऑपरेटर है और एंड में 4 है। अब पाइथन किस तरीके से काम करेगा, वो पहले आएगा देखेगा, अरे भाई स्टार्टिंग में तो 0 है, हम चेक कर लेते हैं, अगर कहीं आगे 0 हुआ तो हमको आउटपुट में 0 देना है, अगर आगे कोई और इंटीजर वैल्यू हुई या ट्रू वैल्यू हुई तो हमें क्या आउटपुट में देना है, वही वैल्यू उठा के आउटपुट में दे देनी है, तो हमारा आउटपुट में 4 आ जाएगा। अब मान लीजिए उसको स्टार्टिंग में ही ट्रू वैल्यू मिल गई, 4 मिल गया, 5 मिल गया, मान लीजिए स्टार्टिंग में ही उसको ट्रू वैल्यू मिल गई, तो वो क्या करेगा जब उसको स्टार्टिंग में ट्रू वैल्यू मिली तो आगे जाएगा ही नहीं, क्या नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा इसी ट्रू वैल्यू को उठा के प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए उसको दोनों ट्रू वैल्यू मिल गई, एक 6 मिल गया और दूसरा 7 मिल गया, तो वो क्या करेगा पहली वैल्यू को देखेगा तो उसको पहली ट्रू मिल गई, उठा के सीधा 6 को प्रिंट कर देगा। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर उसको स्टार्टिंग में 0 मिलेगा तभी वो आगे जाएगा चेक करने के लिए, अगर उसको स्टार्टिंग में 0 नहीं मिलेगा ट्रू वैल्यू मिल जाएगी तो वो आगे नहीं जाएगा, वो उसी वैल्यू को उठा के डायरेक्ट
प्रिंट कर देगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको कोड करके। अब जैसे हमारा 0 और 4 है, तो स्टार्टिंग में उसको क्या मिला, फॉल्स वैल्यू मिली। तो वो क्या करेगा, आगे चेक करने के लिए जाएगा कि कहीं उसको ट्रू तो नहीं मिल रहा है। तो अगर उसको आगे की वैल्यू में ट्रू मिले या कुछ ही मिले तो वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग में 0 है तो हमारा आउटपुट में क्या है, 4। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई ट्रू वैल्यू है, मतलब 5 है। अब वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में कहेगा ट्रू वैल्यू मिल गई, चलो उसी को प्रिंट कर दो, आगे नहीं जाने का। ठीक है, तो रखते हुए वही आपने 5 5 प्रिंट कर दिया। और ऑपरेटर आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर आपको हमेशा अपोजिट आउटपुट देगा। अगर आपने नॉट के आगे कोई ट्रू वैल्यू लिखी तो वो आपको रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स। अगर नॉट के आगे आपने कोई फॉल्स वैल्यू लिखी तो आपको रिटर्न में क्या देगा, ट्रू। जैसे अभी नॉट के आगे आपने एक फॉल्स वैल्यू लिखी, मतलब 0 लिखा है, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने 26 लिख दिया, तो 26 का एक ट्रू वैल्यू है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपको बाइनरी कन्वर्जन पता होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर को बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं। नहीं जब मालूम है तो भी कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 1। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 0। सिंपल ये बात। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, जो मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताई कि एक भी 0 होने पे आउटपुट 0 आता है। ठीक है, एंड में क्या होगा, एक भी 0 होने पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तो आउटपुट 1 नहीं आएगा। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 0 1 1 0 1 0, ये क्या है 3, ये क्या है 2, इसका एंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एंड, बिट वाइज एंड कर लेंगे। तो अब 1 0 को अगर हम एंड करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट में आएगा, अगर एक भी 0 हुआ तो हमारा क्या आएगा, 0। दोनों 1 है तो हमारा क्या आएगा, 1। अगर एक भी 0 तो हमारा क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, 2। ये क्या है, 2। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2। इसी को कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इसी तरीके से काम करता है। वो क्या करता है, पहले पहले वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सॉल्व करता है, जो आउटपुट आता है फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करके हमको डिस्प्ले कर देता है। जैसे देखिए 3 एंड 2 का आउटपुट क्या है, 2। ठीक है, इसी तरीके से बिटवाइज और काम करता है। बिटवाइज और भी इसी तरीके से काम करता है, हम देख लेते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, तो हम पहले 3 का लिख लेते हैं। 3 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1। 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0। तो अब हम इसका फॉर करेंगे, तो 3 का 0 1 1 और 2 का 0 1 0। अब हम जब फॉर करेंगे तो फॉर में हमको मालूम है कि अगर एक ही वैल्यू इनपुट ट्रू होगा, आउटपुट हमको क्या मिलना है, ट्रू। यहाँ क्या है, एक वैल्यू ट्रू है, तो ना आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों ट्रू है तो मिलने ही मिलना है ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो 0। तो ये क्या लिखा है, 3। तो इसको अगर हम रन करेंगे बिटवाइज ऑफ को, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 3 मिलना चाहिए, तो हमें 3 मिल रहा है। ये चीज एकदम क्लियर। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे एक्सोर भी काम करता है, सेम, कोई भी कोई तरह का भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक्सोर कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए आपके दोनों इनपुट अगर सेम हुए, जैसे 0 0, ये दोनों इनपुट सेम है तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 0। 1 1, ये दोनों इनपुट सेम है, आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 0। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। आपको बस इतना ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है आउटपुट क्या आएगा, 1। बात क्लियर हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है,
और हमारे पास क्या है 2। तो 3 और 2 का एक्सोर करके देखते हैं। तो 1 1 0 और 0 1 0। अब हम इसका एक्सोर करेंगे। तो अगर दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट क्या आना चाहिए 1, और दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसका आउटपुट हमारा 1। ठीक है, तो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये हमारा लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इफ एल्स देखेंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ईजी है, आप इससे पहले यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग या इससे पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू। इक्वल टू क्या काम करता है कि एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। जैसे a इक्वल टू 3, तो 3 हमारा असाइन हो रहा है a के अंदर। ठीक है, हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, तो हमने इसको प्रिंट किया तो 3 आउटपुट आ गया, सिंपल, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं। अब क्या हुआ, अब हमने एक ये ऑपरेटर लिखा a प्लस इक्वल टू 2। a प्लस इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 2। ए हमने क्या डिफाइन किया था 3, ये ए की वैल्यू क्या 3, और ये अपडेट हो रही है ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो अब ए की वैल्यू, अब ए में क्या स्टोर हो गया 5, क्या स्टोर हो गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ए प्लस इक्वल टू क्या हुआ, ए की वैल्यू अपडेट हो गई, तो 3 थी, 3 प्लस 2 हो गया, तो वो क्या हो गया 5। इसको रन करते हैं। अब ये ए की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, हम जो है इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए माइनस इक्वल टू 2 कर दिया। तो ए जो वैल्यू थी 3, उसमें से 2 माइनस हो गया, तो हमें क्या बचेगा, ए में क्या स्टोर होगा 1। इसको रन करके देखते हैं। ये 3 आ रहा है, कैसे आ रहा है ये, और ये 7 में चला है। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1, क्योंकि वो पुराना 5 ले रहा था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, हुई कि नहीं हुई क्लियर। अब हम इसको कमेंट करके इस सेल को रन कर देते हैं, इस सेल को रन। तो अब ए की वैल्यू हमारी दोबारा 3 हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो हमने 3 वैल्यू डिफाइन करी थी। तो 3 2 से क्या हो गया 6 हो गया। तो ए में क्या स्टोर हो गया 6। जो हम प्रिंट कर रहे हैं ए में क्या आउटपुट देगा हमको 6 देगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट देगा। 6 हमारा आउटपुट में आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हमारा डिवीजन इक्वल टू काम करता है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं, और ये जो हमारा इसको रन कर देते हैं। तो ये की वैल्यू हमारी 3 है। अब मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, हमारा रिमाइंडर का काम करता है, रिमाइंडर दिखाने का काम करता है। बहुत सिंपल, ए इक्वल टू ए मॉडुलो 2, ए इक्वल टू 3 मॉडुलो 2। तो रिमाइंडर में क्या बचा 1, ए में क्या स्टोर हुआ 1, प्रिंट क्या होगा 1 ही तो होगा भाई, 1 ही तो प्रिंट होगा। इसी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। काफ कोई कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कमेंट, इस सेल को करते हैं रन, इस सेल को भी रन कर देते हैं कि हमारे ए में वैल्यू 3 आ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। सेम वही काम ये भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ए इक्वल टू ए इंटीजर डिवीजन 2 2। ए की वैल्यू क्या है 3, ए इंटीजर डिवीजन 2 क्या होगा, तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आना चाहिए। तो सिर्फ आउटपुट में क्या देना चाहता है इंटीजर, तो हमारा क्या आएगा 1। ए में क्या स्टोर होगा 1। क्लियर हो रहा है।
ये मतलब कि लिखा क्या है, हम लिख देते हैं इसको। ये लिखा है a इक्वल टू a इंटीजर डिवीजन 2, मतलब 3 इंटीजर डिवीजन 2। इतना तो आपको क्लियर है ना, इंटीजर डिवीजन आपने पढ़ा इससे पहले, ये तो क्लियर है कि 3 इंटीजर डिवीजन 2 जो है आउटपुट में हमको 1 देगा। तो ये में क्या स्टोर हो रहा है, 1 1 में क्या 1 क्या है। अब हम इसको जब रन करेंगे सॉरी, आपको आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, कि आप इसको अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत हमारी लंबी हो जाएगी। अब हम बात लग कर लेते हैं आगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा पाइथन में बहुत यूज होने वाला ऑपरेटर। ठीक है, जब भी आप फॉर लूप पढ़ेंगे तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज 100% हो नहीं होना। ठीक है, बाकी वो आगे हम देखेंगे फॉर लूप में। तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो इन क्या है, हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। नॉट इन क्या है, हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम इन की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम की स्टोरी बोल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है फ्रूट नाम का, आपके पास फ्रूट्स का एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं, मान लीजिए एप्पल ऑरेंज बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो आपसे कहा गया कि आप चेक करो इसमें क्या एप्पल है। आपने क्या किया, उसमें देखा, आपने कहा नहीं इसमें एप्पल नहीं है, तो कहा फॉल्स। तो आपका आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स, तो मतलब एप्पल नहीं है। फिर आपने कहा, क्या कहा कि देखो जरा इसमें ऑरेंज है, आपने उसमें कुछ कुछ चेक किया और कहा हाँ इसमें ऑरेंज है, तो आपको आउटपुट में क्या मिला, ट्रू। आपने क्या कहा, इसमें एप्पल है, तो आपको क्या मिला आउटपुट में, फॉल्स। आपने क्या कहा, इसमें ऑरेंज है, तो आपका आउटपुट में क्या मिला, ट्रू। क्योंकि ऑरेंज प्रेजेंट था तो आपको ट्रू मिल गया, और एप्पल प्रेजेंट नहीं था तो आपको फॉल्स मिल गया। इसी यही काम सेम क्या करता है हमारा इन ऑपरेटर, क्या करता है, इन ऑपरेटर। तो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे हमने क्या कहा इसको कि वन इन लिस्ट, मतलब ये तो हमने लिस्ट दे रखी है, क्या वन इस लिस्ट में है, तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, हाँ है, आउटपुट में क्या देगा हमको, ट्रू। अब हमने क्या कहा इससे कि चेक करो 7 इन लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में 7 है, आपको क्या पता इस लिस्ट में 7 नहीं है, तो आउटपुट में क्या हमको मिलेगा, फॉल्स। क्लियर। ये इन ऑपरेटर हमारा जो है स्ट्रिंग पे भी काम करता है। मान लीजिए आपने लिखा डी और आपने इसमें लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया दुबई। ठीक है, अब क्या डी दुबई के अंदर प्रेजेंट है, मतलब दुबई जो लिखा हुआ है उसमें क्या डी प्रेजेंट है, हाँ है। आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया ई, क्या ई दुबई में प्रेजेंट है, नहीं है, तो आपका आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में कितना पावरफुल काम करता है। जिस चीज को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है, आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसको आप जो है एक छोटे से ऑपरेटर से काम कर लेंगे। तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसीलिए कहा जाता है। इसी का सेम उल्टा काम जो है हमारा क्या करता है, नॉट इन ऑपरेटर करता है। नॉट इन क्या करता है, हमको बताता है क्या इसमें वो चीज नहीं है, अगर वो चीज नहीं होगी तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। अब मान लीजिए वही बॉक्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फ्रूट्स रखे हैं। अब हमने कहा इसमें चेक करो एप्पल है, आपने कहा नहीं इसमें एप्पल नहीं है, तो वो हमको आउटपुट में क्या मिला, ट्रू। अगर एप्पल प्रेजेंट होता तो हमको आउटपुट में क्या मिलता, फॉल्स। नॉट इन बस इतना काम करता, बस एकदम जस्ट उल्टा है इनका। जैसे आपको इसमें पता है कि 7 इसमें नहीं है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ट्रू। क्या मिला हमको, ट्रू। अब मान लीजिए हमने लिखा 4, 4 इसमें है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। क्लियर। बस छोटा सा बस यही है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये 2 ही मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, यही काम करते हैं। आपका इन का सबसे ज्यादा यूज होगा, नॉट इन का ज्यादा यूज इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इफ एल्स।
इफ एल्स क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं बैंक का। एटीएम मशीन का एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। ठीक है, एटीएम का एग्जांपल अब मान लीजिए आप एटीएम में गए, आपने पिन इंटर किया और आपका पिन गलत हुआ, तो वहां पे क्या लिख के आ जाना चाहिए, लॉगिन फेल्ड। और अगर आपने सही पिन एंटर किया तो वहां पे लिख के आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ये दो कोड लिख के आना चाहिए, मतलब ये इसका हमें प्रोग्राम लिखना है कि आपने जब भी सही पिन एंटर करेंगे तो आपका लॉगिन होता है, और अगर आपने गलत पिन एंटर किया तो आपका लॉगिन फेल्ड दिखाते हैं। ठीक है, इसका हम प्रोग्राम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से पिन ले लेते हैं इनपुट में। तो हमने क्या किया, इंट लिखा टाइप कास्टिंग के लिए, और इनपुट लिखा, क्या लिखा, इनपुट, और इनपुट के अंदर लिखा एंटर पिन। ठीक है, ये हो गया। अब जो यूजर पिन एंटर करेगा, अब हमने एक स्टेटमेंट लिखी इफ क्या करेगा, उसके आगे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने क्या लिखा, पिन इक्वल टू 3 4 5 6, ये हमारा पिन है, ये हमारा सही वाला पिन है। तो इफ क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर ये पिन सेम हुआ जो हमने एंटर किया है वो इसके बराबर हुआ, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर पिन सब सही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, एल्स में क्या चलेगा, प्रिंट हो जाएगा लॉगिन फेल। ठीक है, आपको ये बात क्लियर होगी। अगर जो भी हमने पिन डाला, अगर वो ये दोनों पिन मैच कर गए तो हमारा कौन सा आउटपुट प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। इसके अंदर जो कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इस वाला कोड नहीं चला, मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला। ये बात क्लियर। अब इसको चला के देखते हैं। हमने पिन के एंटर किया, अभी हमने पहले बार में गलत पिन एंटर किया मान लीजिए, तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा क्या है, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, तो क्या आ गया, लॉगिन फेल आ गया। अब मान लीजिए दोबारा हम इसको रन करते हैं, अब हम सही पिन डालेंगे। हमने क्या किया, सही पिन डाला, तो हमारी इस वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे मार के चेक करती हूँ, तो हमारा क्या है, लॉगिन सक्सेस। बस इफ एल्स का इतना ही काम होता है। ठीक है, अब अब हम बात कर लेते हैं एल इफ के बारे में। इफ एल्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब मान लीजिए कई मल्टीपल स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, आपको स्कूल में मार्क्स मिले, आपको टीचर ने कहा अगर तुम्हारे 90 से ज्यादा मार्क्स आए तो तुम्हारे ग्रेड होंगे ए, और अगर आपको 80 से ज्यादा मार्क्स आए तो आपका ग्रेड होगा बी, अगर आपको 70 से ज्यादा मार्क्स आए तो आपका ग्रेड होगा सी, अगर आपको 60 से ज्यादा मार्क्स आए तो आपका ग्रेड होगा डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैम ने बताया इन तरीके के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यूजर से इनपुट लिया। इनपुट क्या लिया, आपने कहा कि तुम बताओ तुम्हें मार्क्स कितने हैं टोटल। ठीक है, तो यूजर ने आपको मार्क्स टोटल बता दिए, और उसको आपने मार्क्स के अंदर स्टोर कर लिया। तो आपने क्या किया, इफ स्टेटमेंट लिखा, और उसमें आपने क्या लिखा, मार्क्स मोर देन 0। अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो हमको क्या प्रिंट करना है, कि तुम्हारे ग्रेड क्या है, ए। ठीक है, क्लियर। एंड इफ हमने लिखा, अगर ये स्टेटमेंट नहीं चली, अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, मतलब तुम्हारे मार्क्स 90 से ज्यादा नहीं है, 90 से कम है, तो 90 से कम है लेकिन 80 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या चलेगा कि तो तुम्हारा एल इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए आपके मार्क्स 80 से ज्यादा भी नहीं है, 80 से कम है लेकिन 70 से ज्यादा है, तो आपको क्या आएगा,
अगले वाले स्टेटमेंट पे आएगा और इसको चेक करेगा, उसको पता चलेगा कि आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इस वाले कोड को प्रिंट कर देगा। क्लियर बात, इस एलिफ के अंदर वाले कोड को प्रिंट कर देगा। इसकी बात क्लियर। अगर मान लीजिए तीनों नहीं सही है, आपके मार्क्स 70 से भी कम है, 70 से कम जो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका उनको क्या मिलेगा, उनको उनको बता दिया जाएगा कि आपका ग्रेड ठीक है। इसकी बात क्लियर। इसमें आप और भी एलिफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया, तो यूजर ने कहा मुझे तो 94 मार्क्स है, अब बताओ मेरा ग्रेड क्या होगा। तो 94 मार्क्स उसमें डाला। जैसे ही यहाँ पे आया, ये कंडीशन हमारी पहली वाली कंडीशन ये जो है ये ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो क्या प्रिंट कर देंगे, इसके अंदर वाला स्टेटमेंट। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, ग्रेड ए। दोबारा रन करते हैं। मान लो अब स्टूडेंट ने कहा नहीं मेरे तो मार्क्स 94 नहीं है, मेरा मार्क्स 84 है या 85। तो मेरा ग्रेड क्या होगा, तो टीचर ने बताया कि आपका ग्रेड भी होगा। कंप्यूटर में डाला 85, हमने चेक किया, इंटर मारा, तो क्या निकल के आ गया, ग्रेड बी। इसी तरीके से आप 70 से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो ग्रेड सी आएगा। 70 से हम कम डाल के देख लेते हैं, मान लीजिए 55 डाला, आपको क्या आना चाहिए, तीनों कंडीशन गलत हो जाएगी, तो वो लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ग्रेड डी। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप से पहले हम बात करते हैं फंक्शन है रेंज फंक्शन, जो फॉर लूप में बहुत यूज होता है। तो एक सिंपल से आप बात सुनिए, रेंज फंक्शन क्या करता है। रेंज फंक्शन हमको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करने में काम करता है। मतलब ऐसे समझिए कि हमको अगर सीक्वेंस लेना है 1 2 3 4 5 6, तो हम बार बार तो पूरा इतना बड़ा लिखेंगे नहीं। अब मान लीजिए 1 से हमको 7 तक वैल्यू चाहिए, तो ई के रेंज फंक्शन हमको पाइथन देता है, जिसको यूज करके हम सिंपली बहुत आसानी तरीके से हम जो है अपने सीक्वेंस को निकाल सकते हैं। तो रेंज फंक्शन सबसे स्टार्टिंग में क्या लेता है, स्टार्ट, फिर क्या लेता है एंड, फिर क्या लेता है स्टेप। मतलब स्टार्ट में हम क्या डालेंगे कि कहाँ से हम अपने नंबर को स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड में क्या डालेंगे कहाँ तक हम अपने नंबर को लिखना चाहते हैं, स्टेप में क्या डालेंगे कि कितने गैपिंग से हम अपने नंबर को लिखना चाहते हैं। अभी तो हम स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ स्टार्ट और एंड की बात करते हैं। तो रेंज फंक्शन में मान लीजिए हमने पास किया 0 और 10, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है स्टार्ट और ये क्या है एंड। ठीक है, तो हमारा रेंज फंक्शन मतलब ये रिटर्न क्या, मतलब रेंज फंक्शन के अंदर 0 से 10 तक सारी वैल्यू आ गई। अब रेंज फंक्शन हमको रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा, 1 करेगा, सारे लेके 10 तक करेगा, लेकिन 10 को नहीं करेगा, 10 को नहीं करेगा। ये एक रेंज फंक्शन की खासियत है कि वो स्टार्ट वाले पॉइंट को तो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एंड वाले पॉइंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू आएगी, 10 नहीं आएगी। ये बात क्लियर। अगर 0 से लेकर 11 तक हमने लिखा तो 0 से लेकर 10 तक वैल्यू आएगी, 11 नहीं आएगी। इस चीज के लिए अब हम फॉर लूप को देख सकते हैं। तो फॉर लूप क्या क्या हमको जरूरत क्यों, हम तो इतने अच्छे से कोड लिख रहे थे, सारे प्रोग्राम लिख रहे थे, लेकिन अब हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ी है, तो मतलब कोई तो बात होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करिए, 3 बार 4 बार प्रिंट करो। मान लो हेलो वर्ल्ड, मैंने आपसे कहा कि आप 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो आपने क्या लिखा, प्रिंट और लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसी को कॉपी किया और कंट्रोल बी करके 3 बार 4 बार प्रिंट कर दिया और रन कर दिया। आपने 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैंने कहा 4 बार नहीं, तुम 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो आपने क्या किया, आपने 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा और आपने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। आप क्या 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैंने कहा 10 बार नहीं, 50 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। आप सोच में पड़ गए,
तो 50 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और प्रोग्रामिंग में आप इतना टाइम अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिखने में लगाओगे तो आप आगे की चीज कैसे करोगे। तो 50 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर कोई चीज 100 बार करनी है तो कितना टाइम लगेगा, कोई चीज 500 बार करनी है तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमारा फॉर लूप आया पिक्चर में। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप हम आगे लिखते कैसे, फॉर लूप क्या करता है इसको हमें बहुत इजी तरीके से कर सकता है। अब हम आगे फॉर लूप लिखते कैसे हम ये देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर आई, और हम मेंबरशिप फंक्शन तीन का यूज करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, रेंज, ठीक है। फिर हम दो ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज में स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, 1, और एंड किसके हो, 11, मतलब 11 को वो नहीं लेगा, सिर्फ 10 तक लेगा। क्लियर हुआ। अब और क्या करेगा, आई में एक वैल्यू रेंज से उठाएगा और आई में डाल देगा और अंदर चला जाएगा। फिर क्या करेगा, अगली वैल्यू रेंज से उठाएगा फिर अंदर चला जाएगा। तो रेंज पे जितनी वैल्यूज हैं सबको एक एक करके उठाएगा और अंदर जाके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, चल आगे देख लेते हैं। प्रिंट आई, ठीक है, और हम इसको रन करते हैं। अब इसमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो रेंज से सबसे पहले क्या उठाएगा, 1, अंदर जाएगा और उसमें प्रिंट क्या करना है, आई ही प्रिंट करना है, तो 1 प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए तो मैं हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 से 10 तक आपने हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करने के लिए ये लिखा। तो जब पहली वैल्यू होगी तो क्या बार एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, फिर वो दोबारा जाएगा रेंज के पास और दूसरी वैल्यू उठाएगा, आई में डालेगा, फिर अंदर जाएगा, अब वो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से वो चलता रहेगा और 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 10 बार नहीं, आप कह रहे हैं 50 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो हम चला देंगे कि हमारी 50 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। आप चाहें तो सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 50 बार ना चला के 10 बार चलाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करें, आई को प्रिंट, क्योंकि जो रेंज की वैल्यू है वो आई हो जा रही है, और हमने इसको प्रिंट किया लेंगे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो सिंपल यही काम है फॉर लूप का। बाकी मैंने एक पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें क्वेश्चन है टास्क पे, आप वहां से जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप जाकर वहां पे सॉल्व कर सकते हो, और जो भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और उस हर क्वेश्चन के नीचे एक लिंक दिया होगा, मैं आगे उसकी जो है सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, तो आपको वहां से लिंक मिलता जाएगा और वहां से जाके उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। अब फॉर लूप में क्या था कि हम उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे थे, एक एंडिंग पॉइंट दे रहे थे, यहाँ से शुरू और यहाँ तक उस काम को करो, 10 बार करो, 15 बार करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कोई काम ऐसा हो कि हमको पता ही ना हो कितनी बार करना है, 10 बार करना है, 15 बार करना है, 20 बार करना है, हमको ना पता हो। अब वो कह रहा है कि आप जब तक उस काम को सही ना कर लें तब तक करते रहो। मान लीजिए आप एटीएम मशीन में गए, एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। आप एटीएम मशीन में गए, आपने क्या किया, अपना पिन डाला, आपका पिन वो गलत था, एटीएम मशीन ने क्या किया, आपसे कहा कि आप दोबारा पिन दो, आपने दोबारा पिन डाला, दोबारा भी पिन गलत निकला। आप जब तक उसमें सही पिन नहीं डाल देते तब तक वो जो है आपको पिन लेने के लिए बोलता रहेगा। तो मतलब एटीएम मशीन ऐसा नहीं करते हैं, वो तो एक बार 2-3 बार पिन डालो तो वो ब्लॉक कर देता है कार्ड। लेकिन आप समझिए वो कार्ड नहीं ब्लॉक करेगा, तो नॉर्मल इस तरीके से काम करेगा, जब तक आप सही नहीं डाल देते पिन तब तक वो आपसे मांगता रहेगा। तो अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप पिन 2 बार में सही डालोगे कि 10 बार में सही डालोगे कि 20 बार में सही डालोगे। आपको तो कई कितनी बार में भी डाल सकते हो ना, कुछ डिसाइड नहीं है। उसी के लिए हमारा क्या आता है, व्हाइल लूप यूज होता है। व्हाइल लूप क्या करता है कि जब तक हमारा पिन सही नहीं डल जाता तब तक वो जो है उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। हम इस कोड को समझ लेते हैं एक बार। अब मान लीजिए हमने अपना पिन बनाया, हमारा सही पिन क्या है, 1 2 3 4, करेक्ट पिन हमारा ये है।
जो हमारा कार्ड में है, लेकिन हम ये गए हैं भूल। अब जब हम एटीएम में गए तो वो हमसे हमारा पिन मांगता है और कहता है एंटर पिन। अब हम क्या करते हैं, अपने वाइल लूप में जाते, अब हमने पिन एंटर कर दिया। अब हमने वाइल स्टेटमेंट लिखा और उसके आगे लिखा एक कंडीशन। कंडीशन क्या लिखी कि जो हमने पिन एंटर किया है वो और जो हमारा पिन था, अगर ये दोनों मैच करें, अगर ये दोनों मैच ना करें तो हमको दोबारा इनपुट लेना है। अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो हमको फिर ये वाइल लूप नहीं चलाना, मतलब दोबारा इनपुट नहीं लेना है। अगर दोनों मैच हो गए, मान लीजिए ये पिन और ये पिन मैच हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, तो ये प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए अगर ये पिन और ये पिन गलत हो गई, तो वो क्या हो, ये पिन दोनों गलत हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वो अंदर आएगा और आपको डिस्प्ले कर देगा रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। तो मतलब आपने गलत पिन डाली, आप दोबारा ट्राई करो, ठीक है। और फिर आपसे दोबारा इनपुट मांगेगा जो उस पिन के अंदर स्टोर कर देगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपने फिर पिन गलत डाला फिर मांगेगा, आपने फिर पिन गलत डाला फिर मांगेगा। हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। मान लीजिए आपने पिन डाला 4 5 6 7, ठीक है, और एंटर किया, आपने गलत पिन डाला। वो क्या हुआ, उसने यहाँ चेक किया, उसको क्या मिला कि ये दोनों पिन मैच नहीं कर रहे हैं। वो अंदर आ गया और उसने आपको ये स्टेटमेंट कर दिया कि रॉन्ग पिन ट्राई अगेन, और फिर जो है दोबारा इनपुट मांगा पिन का। आपने क्या किया, आपने दोबारा पिन गलत डाला और आपने एंटर किया, आपको फिर वही स्टेट, फिर जो है लूप दोबारा चला। आप जब तक पिन गलत डालते रहोगे, जब तक आप पिन गलत डालते रहोगे तब तक वो आपका वाइल लूप चलता रहेगा। कोई वो नहीं है कि मतलब आप जब तक पिन, जब तक आप सही पिन ना डाल दो। मान लीजिए अब हमने पिन डाल दिया सही, अब हमने डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है, और हमने जैसे ही एंटर किया तो क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली और प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वाइल लूप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस वाइल लूप से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो भी उसको पीडीएफ में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं उसी में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू लेटर।